बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग गलत होंगे तो परिणाम भी गलत साबित होंगे। आज वही बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। संस्थाएं तभी मजबूत रहती है जब वे निष्पक्ष और पारदर्शी हो, लेकिन अगर पारदर्शिता खत्म हो जाए तो जवाबदेही खत्म हो जाए और सवाल पूछने वालों को नजरअंदाज किया जाने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला होने लगता है। और दोस्तों, आज सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराएगा? क्योंकि चुनाव आयोग खुद इस विवाद का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। किस तरह बीजेपी की सरकार बनी है और चुनाव आयोग ने कैसे खेला किया, आखिर क्या है पूरा मामला? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है उसने लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया। सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, सवाल है उस अधिकार का जिसके लिए इस देश के करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया, संविधान बना। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी भी दी थी कि अगर वोट छिन गया तो आपका अस्तित्व भी छिन जाएगा, और आज बंगाल में वही होता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग पर इतने बड़े आरोप लगे हैं कि वह अब देश पूछ रहा है, क्या लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है? क्या असली मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक रिटायर्ड जज अकेले 1717 लोगों के नाम वापस जोड़ सकते तो आखिर बाकी लाखों लोगों के नाम क्यों काटे गए? दोस्तों, यह कोई साधारण खबर नहीं है, यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है, यह मामला सीधे सीधे जनता के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है उसने चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपीलेट ट्रिब्यूनल का सदस्य बनाया गया था, उन्होंने अकेले ही 1717 अपीलों को मंजूरी दी और उन मतदाताओं के नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वाए जिन्हें चुनाव आयोग ने पहले काट दिया था। अब सोचिए, अब सिर्फ एक ट्रिब्यूनल ने इतने लोगों के नाम बहाल किए तो बाकी 18 ट्रिब्यूनल ने कितने नाम बहाल किए होंगे? फिर चुनाव आयोग क्यों कह रहा था कि केवल 1607 नाम ही जोड़े गए? आखिर ये खेला क्यों किया गया? क्या चुनाव आयोग को मनमानी करने का अधिकार है? यही से पूरा खेल शुरू होता है। यही वो सवाल है जो पूरे देश को झकझोर रहा है। क्या चुनाव आयोग सच्चाई छिपा रहा था? क्या आंकड़ों के साथ खेला किया गया? क्या लाखों लोगों का वोट जानबूझकर छीना गया? क्योंकि अगर यह सिर्फ तकनीकी गलती होती तो एक जज के सामने इतनी बड़ी संख्या में अपीलें सही कैसे साबित हो जाती? इसका मतलब साफ है, बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त जांच के काट दिए गए। और किसके सहारे पर? और दोस्तों, ध्यान रखिए, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। करीब 27,16,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए। सोचिए, 27 लाख लोग, यह संख्या कई राज्यों की आबादी से भी ज्यादा है। इतने लोगों का नाम हट जाना, फिर लाखों अपीलों का आना अपने आप में साबित करता है कि मतदाता कितना गंभीर था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। कोर्ट को कहना पड़ा कि चुनाव आयोग और बंगाल सरकार के बीच भरोसे की कमी है, इसलिए न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में अपीलों की सुनवाई होगी। यह अपने आप में चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा अविश्वास है। अब सवाल उठता है कि आखिर किन लोगों के नाम काटे गए? क्या ये सभी फर्जी मतदाता थे? नहीं। फरक्का सा कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख का मामला ही देख लीजिए, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा था, जिसका पूरा रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में मौजूद था, उसका नाम तक काट दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट
दखल ना देता, अगर जस्टिस शिवगणनम दस्तावेजों को गंभीरता से ना देखते, तो शायद एक उम्मीदवार चुनाव ही नहीं लड़ पाता। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि उनके पासपोर्ट और बाकी रिकॉर्ड पर ध्यान ही नहीं दिया गया था, यानी जांच प्रक्रिया में भारी लापरवाही हुई, और यही लापरवाही लाखों आम लोगों के साथ भी हुई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मोहताब शेख जैसे बड़े व्यक्ति का नाम कट सकता है, तो गांव के गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, जिनके पास कोर्ट जाने के पैसे नहीं, वकील करने की ताकत नहीं, मीडिया में आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म नहीं। क्या उनके वोट हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए? क्या उन्हें लोकतंत्र से बाहर कर दिया गया? दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव करने का नाम नहीं। लोकतंत्र का मतलब है हर नागरिक की बराबरी, भागीदारी। लेकिन अगर करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने लगे, अगर चुनाव आयोग पारदर्शी जवाब ना दे, अगर सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़े, तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? यही वजह है कि अब बंगाल चुनाव सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बन चुका है। और ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग के आंकड़े खुद सवालों में घिर गए हैं। पहले चरण में सिर्फ 139 नाम जोड़े गए, दूसरे चरण में 1468 नाम जोड़े गए, कुल मिलाकर 1607। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कह रही है कि सिर्फ एक ट्रिब्यूनल ने 1717 अपीलें मंजूर की। अब यह गणित कैसे बैठता है? क्या बाकी ट्रिब्यूनलों की मंजूरियां दबा दी गई? क्या कुछ लोगों के नाम बहाल होने के बावजूद उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला? क्या यह आंकड़ों का खेल था? यही वो सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग के पास होना चाहिए था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब संस्थाएं जवाब देना बंद कर दें, तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। और यही डर आज देश के सामने खड़ा है। चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिस पर पूरे देश का भरोसा टिका होता है, अगर उसी पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे, तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ एक दफ्तर नहीं है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन अगर प्रहरी ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो जनता किस पर भरोसा करेगी? दोस्तों, यह भी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया था कि जिन लोगों की अपीलें मंजूर हो, उनके नाम तुरंत सप्लीमेंट्री लिस्ट में जोड़े जाएं। यानी कोर्ट को अंदेशा था कि अगर समय पर नाम नहीं जुड़े, तो लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग वोट नहीं डाल पाए। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ तकनीकी गलती कहकर मामला खत्म कर दिया जाएगा, या फिर इसकी निष्पक्ष जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सहयोग था या फिर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की एक सुनियोजित रणनीति? क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर नाम हटते हैं और बाद में उनमें से हजारों सही पाए गए, तो शक पैदा होना स्वाभाविक है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी, और अब जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने उन आरोपों को और मजबूत कर दिया है। आज बंगाल की जनता पूछ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, तो क्या लाखों लोग हमेशा के लिए वोट देने से वंचित हो जाते? अगर जस्टिस शिवगणनम जैसे जज ईमानदारी से सुनवाई नहीं करते, तो क्या हजारों लोगों के अधिकार खत्म हो जाते? और अगर मीडिया यह रिपोर्ट सामने नहीं लाता, तो क्या देश को कभी सच्चाई पता चलती? यह मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। क्योंकि अगर एक राज्य में इतने बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट विवाद हो सकता है, तो कल किसी और राज्य में भी हो सकता है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई हर उस नागरिक की है जो संविधान और वोट की ताकत पर विश्वास करता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग गलत होंगे, तो परिणाम भी गलत साबित होंगे। आज वही बात सच साबित होती
दिखाई दे रही है। संस्थाएं तभी मजबूत रहती है जब वे निष्पक्ष और पारदर्शी हो, लेकिन अगर पारदर्शिता खत्म हो जाए तो जवाबदेही खत्म हो जाए और सवाल पूछने वालों को नजरअंदाज किया जाने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला होने लगता है। और दोस्तों, आज सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराएगा? क्योंकि चुनाव आयोग खुद इस विवाद का हिस्सा है, इसलिए लोग उसकी जांच पर भरोसा नहीं कर पा रहे। जनता चाहती है कि सच्चाई सामने आए। कितने लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए, कितनों की अपील मंजूर हुई लेकिन नाम नहीं जुड़े, कितने लोग वोट डालने से वंचित रह गए, और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बंगाल का यह विवाद आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस बन सकता है, क्योंकि यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है जनता की आवाज का, सवाल है संविधान की आत्मा का, सवाल है उस वोट का जो गरीब को अमीर के बराबर ताकत देता है। अगर वही वोट खतरे में पड़ जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। इसलिए आज जरूरत है कि देश आगे सवाल पूछे और जवाब मांगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तभी संस्थाएं मनमानी करने लगती हैं। बंगाल का यह मामला सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, यह पूरे भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विश्लेषण पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की बेबाक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर आएंगे एक नई और बड़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।